तो चलिए आज के क्लास में जो चीजें पहले हम लोग पिछले क्लास में छोड़ दिए थे या फिर ऐसे कहें कि जो बच गया था उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था देख लेते हैं एक बार। तो पिछले क्लास में हमने राष्ट्रीय आय को डिस्कस किया था, फिर जीडीपी को डिस्कस किया था और जीडीपी से संबंधित जितने भी डायमेंशन होते हैं उसको डिस्कस किया था। फिर इस साधन लागत पे वस्तुओं की कीमत को, फिर बाजार मूल्य पे वस्तु का कीमत क्या होता है उसको डिस्कस किया था। इसमें हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो उसमें करेंगे हम लोग शुरू जो निवल विदेशी आय है वहां से चीजों को शुरू करेंगे। तो निवल विदेशी आय का मतलब क्या होता है? निवल विदेशी आय का मतलब सीधे होता है ये कि कोई विदेशी नागरिक जो हमारे देश में कार्य कर रहा है और अपने यहाँ उस कार्य करने के बदले जो पैसा मिल रहा है उसे अपने यहाँ विदेशों में अपने घर पे भेज भेज रहा है, और कोई हमारे देश का नागरिक किसी दूसरे देश यानी कि विदेशों में कार्य करता है और वहां से अपने कार्य के बदले जो पैसा भेजता है, तो उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद जो चीजें बचती है उसी को बोलते हैं निवल विदेश आय बोलते हैं। निवल का मतलब होता है नेट, ठीक। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें निवल अप्रत्यक्ष कर, तो निवल अप्रत्यक्ष कर का सीधे सीधे मतलब होता है कि जो अप्रत्यक्ष कर में से जब हम सब्सिडी को घटा लेते हैं उसके पश्चात जो चीजें बचती है वो होती है कौन सा? निवल अप्रत्यक्ष कर होता है। फिर हम लोग बात करते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं या मिलावट या घिसावट कहते हैं, उसका सीधे सीधे मतलब ऐसे होता है, ये जैसे कि ये डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, ठीक, उत्पादन के साधन के मूल्यों में कमी। यानी कि मान लीजिए कि हम किसी फैक्ट्री में बिस्किट बना रहे हैं, तो उस फैक्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए मशीन लगाए। मशीन जब लगाए, ठीक, तो जब भी लगाए तो हमने उस लगाने के पश्चात उससे उसका जो प्रोडक्शन होते रहा, तो उसमें मान लीजिए किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई, या फिर ऐसा नहीं कि वो मशीन उसी तरीके से नया रहेगा, उस नया से पुराना भी होगा। तो नया में जो उसका मौद्रिक मूल्य था अलग था, पुराना जैसे जैसे पुराना होगा उसका मौद्रिक मूल्य कम होते जाएगा। तो उसके उसी मौद्रिक मूल्य में जो कमी आएगी उसी कमी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक तरह के मूल्य ह्रास। यानी कि उसके नया के समय में जो उसका मूल्य था उस जैसे जैसे पुराना होते जाएगा उसके मूल्य में जो ह्रास आएगा, जो कमी आएगी, उसी को बोलते हैं मूल्य ह्रास। या उसमें टूटन हो या कि कोई टूट जाए, कोई सामान कोई फूट जाए, कुछ भी आ जाए जिससे उसके मूल्य में कमी आ जाए। या घिसावट हो गई, मान लीजिए कि वो पतला हो जाए, ठीक, ये भी हो सकता है। जैसे कि फैन का जो कॉइल होता है क्या होता है? चलते चलते घिस जाता है, ठीक है। तो उसके मूल्य में जाहिर सी बात है कि अब वो जिस कीमत मैंने फैन खरीदा उसी कीमत पर हम तो उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या हुई है, उसके जो इंटरनल जो मशीन था वो मशीन नया के अपेक्षा पुराना, उसमें क्या घिसावट आ गया है, ठीक है। उसी घिसावट को, उसी कमी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो मूल्य ह्रास बोलता है। फिर बोला कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब सीधे होता है कि जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है उस राष्ट्रीय आय में हम जो कुल उस देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो वो जो मिलता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब होता है कुल जीडीपी कौन सी रेट पे? बाजार मूल्य पे बटा उस देश का कुल जनसंख्या। फिर जो बार बार हम लोग घरेलू सीमा की बात करते हैं, तो घरेलू सीमा को क्या उसमें क्या रखेंगे? तो घरेलू सीमा में देखिए क्या 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 है। तो घरेलू सीमा का में जो शामिल चीजें होती है उसमें देखिएगा, एक तो सीधे सीधे भाई राजनीतिक सीमा, यानी कि जहां तक भारत दिखेगा जो उसकी राजनीतिक सीमा दिखेगी वहां तक होगा ही। लेकिन राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता था? इसमें क्या है कि राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त इसमें किन किन चीजों को, तो पहला है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास को घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाता है। फिर जो भारतीय सैनिक अड्डे जो विदेश में उनको माना जाएगा। फिर अंटार्कटिका में स्थित जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उनको भी क्या मानेंगे हम लोग? घरेलू सीमा के अंतर्गत ही मानेंगे। फिर जल सीमा। जल सीमा का मतलब होता है जैसे जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये जल सीमा देखेगा, ये जल सीमा क्या है? तो हमारा जो तट है, ये समुद्री तट है, इस तट से 200 नॉटिकल माइल तक के जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग जल सीमा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जल सीमा। तो यानी कि ये भी जल सीमा भी हमारा क्या हो जाएगा? घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आएगा। फिर अगला क्या है? अगला ये था, देखते हैं अगला क्या बोला कि भारतीय वायुयान एवं जलयान का संचालन क्षेत्र। मान लीजिए कि कोई यान है, यानी कि एरोप्लेन है, एयरलाइन है, और वो कहाँ जाती है? वो जा करके कहाँ पे काम कर, मतलब कहाँ पे सर्विस देती है? इंडिया से किसी दूसरे देशों में जाती है। सपोज कीजिए दूसरे देशों इन द सेंस नेपाल में गई,
यूएसए में गई, कनाडा में गई, कहीं पे भी गई, तो वो जिस देश में जाकर सर्विस देगी उस देश में जाने के बावजूद भी वहां पे भी वो घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वहां पे जो सेवा दे रहा है वो सेवा के बदले किसको प्रॉफिट हो रहा है भाई? वो प्रॉफिट हो रहा है हमारे देश को। ठीक है, फिर बात करते हैं आखिरी जो है हमारा वायु सीमा। तो वायु सीमा का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि किसी देश का स्थल सीमा और किसी देश का जल सीमा जो भी होता है, ठीक उसके ऊपर जो आकाशीय क्षेत्र होती है उसी को बोलते हैं वायु सीमा। और देखिएगा यही वजह है, जब कोई देश के वायु सीमा में किसी देश का, जिसके मान लीजिए यहाँ से पाकिस्तान से कोई क्या करता है, एरोप्लेन आता है या कुछ भी ऐसा आता है, तो वो देश क्या बोलता है कि भैया अगर किसी तरीके से उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे सीधे बोलता है कि आपको मेरे देश के वायु सीमा में आने की अनुमति नहीं है, और रडार वहीं पर डिटेक्ट करके उसको बाहर जाने की या बाहर रहने की क्या कर देता है, वो आदेश दे देता है। चलिए फिर देखते हैं और जो चीजें हैं, जैसे कि हमने पिछले बार क्या किया था, पिछले बार हमने जीडीपी डिस्कस कर लिया था कि जीडीपी क्या होता है। अभी हमें क्या डिस्कस करना है? अभी हमें डिस्कस करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिस्कस करना है, राइट। सॉरी, एक बार हम जीडीपी को देख लेते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में कौन सी सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा, और ऊपर आप लोग घरेलू सीमा देख लिए। घरेलू सीमा के अंदर सभी नागरिकों का यहाँ पे मतलब क्या है कि निवासी और गैर निवासी, यानी कि हमारे घरेलू सीमा के अंदर कोई विदेशी काम कर रहा है वो या देश के लोग काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु, समस्त अंतिम वस्तु मतलब आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि जिसका अंतिम रूप से कौन यूज करे, उपभोक्ता यूज करे, यानी कि अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कौन सा मूल्य, मौद्रिक मूल्य। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में अगर देखा जाए, जीडीपी एट फैक्टर को साधन लागत के आधार पर जीडीपी निकाले, तो साधन लागत के आधार पर जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पे जीडीपी माइनस क्या करेंगे हम लोग, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था, इस साधन लागत पे हम किसी चीज का जो मूल्य निकालेंगे तो उसमें किस चीज को घटाना होगा, अप्रत्यक्ष कर को घटाना पड़ेगा और सब्सिडी को जोड़ देना होगा। फिर अगर हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालें, यानी कि बाजार मूल्य पे जीडीपी को निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, जब किसी चीज को बाजार मूल्य पर लागते हैं तो क्या चीज जोड़ देते हैं भाई, वो जोड़ देते हैं हम अप्रत्यक्ष कर, लेकिन घटा क्या लेते हैं, सब्सिडी। तो कुल मिलाकर अगर हम डिफाइन करें तो बाजार मूल्य पे अगर हम जीडीपी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर, यानी कि साधन लागत पे जीडीपी प्लस क्या जोड़ देंगे, क्या उसमें ऐड करेंगे, अप्रत्यक्ष कर, और घटा क्या देंगे, सब्सिडी घटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या, आगे जो हमें आज पढ़ना है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ना है। नेट मतलब होता है शुद्ध, और घरेलू उत्पाद का मतलब तो यहाँ पे आप जाने ही है। यहाँ देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर केवल है ग्रॉस का, और यहाँ पे ग्रॉस है और यहाँ पे क्या है, नेट है। इसका मतलब इस ग्रॉस, जो भी इसमें हम कुछ सीखेंगे नया, उसमें क्या सीखेंगे, केवल इस नेट के संदर्भ में सीखेंगे कि नेट का मतलब क्या होता है, कि इस नेट का मतलब अगर हम पता कर ले तो सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है। तो नेट का मतलब होता है शुद्ध, जिसमें हर तरह के मिलावट को निकाल दिया जाए, यानी कि उसके मूल ह्रास को हटा निकाल दिया जाए। और हमने इससे पहले मूल ह्रास पढ़ रखा था कि मूल ह्रास क्या होता है, तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन साधनों के मूल्य में जो कमी आती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मूल्य ह्रास कहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वस्तु और सेवा का निर्माण किया जाएगा, उस वस्तु और सेवा के निर्माण के क्रम में जो उत्पादन प्रक्रिया है, जो उत्पादन का साधन है, उस उत्पादन के साधन के क्रम में उनमें जो घिसावट आएगा, उनके मूल्य में जो कमी आएगी, उसी मूल्य को हमें किस में से घटा लेना होगा, हमें जीडीपी में से घटा लेना होगा। ठीक, चलिए आगे इसमें देखते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे क्या दिखाया है, उदाहरण के तौर पे क्या है कि मान लीजिए कि 4 लीटर दूध है और उस 4 लीटर में 1 लीटर किसी ने पानी डाल दिया है। तो अगर हमें शुद्ध रूप से अगर क्या निकालना हो, दूध निकालना हो, तो उस पानी को क्या करेंगे, उसमें से किसी तरीके से 1 लीटर को जब हम निकाल लेंगे पानी, तो हमारा जो दूध बचेगा वो दूध 3 लीटर बचेगा, कौन सा, एकदम शुद्ध दूध बचेगा, उसमें यानी कि किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी। तो यहाँ पे जीडीपी क्या, जीडीपी में यदि हम मिलावट या मूल्य ह्रास निकाल दे तो हमारा क्या बच जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध क्या, घरेलू उत्पाद हमारा बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चीजों को डिफाइन किया गया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पर अगर हम जीडीपी में से क्या घटा ले, हम घटा ले मूल्य ह्रास, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन साधनों के मूल्य में जो कमी आती है उस मूल्य को घटा ले, तो घटाने के पश्चात जो बचता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं।
समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं उसी चीज को थोड़ा सा। अगर हम साधन लागत पे और बाजार मूल्य पे देखते हैं, तो साधन लागत पे अगर हमको निकालना हो एनडीपी, तो सीधे सीधे याद रखिएगा, साधन लागत पे किसी वस्तु को निकाला जाता है तो उसमें किन चीजों को घटाया जाता है? उसमें हम एक तरीके से अप्रत्यक्ष को घटाते हैं, अप्रत्यक्ष कर को, और सब्सिडी को जोड़ते हैं। और अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी क्या होता है? वो होता है निवल अप्रत्यक्ष कर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये सीधे लिख ये सकते हैं कि साधन लागत पे जो एनडीपी होगा, वो एनडीपी का बराबर कितना होगा? तो बाजार मूल्य पे एनडीपी माइनस क्या? निवल अप्रत्यक्ष कर। या ऐसे लिख सकते हैं, बाजार मूल्य पे एनडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस कौन सा? सब्सिडी। इसका मतलब यही ना हुआ। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, अगर हम सब्सिडी को जोड़ ले तो क्या बन जाएगा? यही हो जाएगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी बराबर क्या होता है? निवल अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बाजार मूल्य पर किसी चीज को लाना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें सीधे सीधे बाजार मूल्य पर अगर निकालना तो उसमें हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं। क्योंकि बाजार मूल्य पे हमें क्या निकालना है? एनडीपी निकालना है। तो बाजार मूल्य पे कौन सा? जीडीपी। तो बाजार मूल्य पे जीडीपी निकालेंगे, तो यहाँ पे जीडीपी बाजार मूल्य पे अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ देखिए जीडीपी को निकाला है, तो जीडीपी को बाजार मूल्य पे निकाला तो क्या है कि साधन मूल्य पे जो हमारा जो होगा जीडीपी, उसमें हम क्या जोड़ेंगे? हम अप्रत्यक्ष जोड़ के सब्सिडी को घटा देंगे। तो घटाने, अब इसका मतलब हम लोग क्या क्या लिख दिए? इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे मतलब क्या है कि जीडीपी एट कौन से? मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे? मूल्य ह्रास हटा देंगे। यानी कि इस मार्केट प्राइस में इनडायरेक्टली क्या क्या सम्मिलित है? अप्रत्यक्ष कर भी सम्मिलित है, और क्या सम्मिलित है उसमें? हमारा सब्सिडी भी सम्मिलित है। तो सब्सिडी को हमने क्या रखा है? निकाल रखा है। तो जब हम जीडीपी में से क्या करेंगे? हम एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और सब्सिडी को हटा देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हम प्लस बोले उसमें से और किस चीज को हटा दे? मूल्य ह्रास को भी हटा दे, तो बाजार कीमत पे क्या प्राप्त हो जाएगी? हमारा एनडीपी प्राप्त हो जाएगी। एक बार हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि बाजार लागत पे अगर हमको एनडीपी निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है कि साधन लागत पे जीडीपी प्लस उसमें हम क्या करेंगे? उसमें करेंगे अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे, और साथ ही साथ सब्सिडी को घटा देंगे। और किस चीज को हम घटा देंगे? मूल्य ह्रास को भी हटा दें, तो हमारा जो मूल रूप से जो बचेगा वो एनडीपी एट कौन सा? मार्केट प्राइस हमारा आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, आगे जो चीजें बची हुई है उस आगे में देखिएगा क्या क्या बचा है। तो दो चीजें और बची है। ठीक है, अरे यार क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? चलिए, मशीन है भाई, थोड़ा सा तो गड़बड़ कभी हो जाता है इधर उधर करने का। अब देखिए, अब आगे पढ़ना आपको जीएनपी और एनएनपी। तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी का मतलब होता है नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए सीधे सीधे यहाँ पे आप लोग जीडीपी से और एनडीपी से आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ग्रॉस होगा उसमें से फिर यहाँ पे ये नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मूल ह्रास को घटा लेंगे। यानी कि ये अगर पता हो तो हमें ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल मतलब होता है कुल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और उत्पाद मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो इसमें क्या करें कि किसी वित्तीय वर्ष में मतलब किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था में केवल देश के निवासी, ध्यान रखिएगा, केवल देश के निवासियों या निवासी उत्पाद, यानी कि उस देश के ये ही उत्पादक इकाइयों के द्वारा, यूनिट के द्वारा या फैक्ट्री के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर। ठीक है, यहाँ पे अब घरेलू सीमा से हम कहा जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। यानी कि अंदर या बाहर, ठीक है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को क्या बोलेंगे? हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें केवल कौन शामिल होंगे? यहाँ पे केवल देश के लोग ही शामिल होंगे, इसमें कोई विदेशी शामिल नहीं होगा। यानी कि इसमें से विदेशी लोगों के आय को हम लोग क्या करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। ठीक है,
तो देखिएगा, अगर अब बात की जाए कि बाजार मूल्य पे जीएनपी, तो बाजार मूल्य पे जीएनपी के लिए क्या करेंगे, तो बाजार मूल्य पे कौन सा, जीडीपी, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम लोग उसमें क्या करेंगे, विदेशी निवल आय को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और विदेशी निवल आय का मतलब आप लोग पहले ही पता है। फिर साधन लागत पे अगर हम जीएनपी निकालना हो, तो साधन लागत पे जीएनपी निकालने के लिए कि क्या करेंगे, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि साधन बाजार मूल्य पे क्या हमारा जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से कौन सा निवल अप्रत्यक्ष कर, सॉरी यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं हुआ, यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर होगा, उसको घटा लेंगे, तो उसके बाद हमें साधन लागत पे जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग गलती हो गया, यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर होगा, प्रत्यक्ष कर नहीं होगा। फिर अब देखिएगा, यहाँ पे ये चीज आ गई, तो सीधे सीधे हम लोग इसे समझ गए कि इसमें जो भी कुछ हमें घटाना होगा, ये मूल ह्रास मेन फैक्टर होगा, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, अंतिम रूप से हर चीज को मतलब क्या, विदेशी निवल आय को ऐड करके हम क्या करेंगे, उसमें से हम सीधे सीधे हम मूल ह्रास को घटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि साधन लागत पे अगर जीएनपी निकालना हो, तो साधन लागत पे जीएनपी लगाने के लिए आप जीएनपी एट कॉस्ट ऑफ फैक्ट, यानी कि साधन लागत पे जो हमारा जीएनपी होगा, उसमें से हम सीधे सीधे किसको घटा लेंगे, हम मूल्य ह्रास को घटा लेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात है कि नेक्स्ट अगर साधन लागत पे अगर इसी को एनएनपी को निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, एनएनपी एट कौन सा प्राइस, एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पे एनएनपी में से हम क्या घटा लेंगे, हम निवल अप्रत्यक्ष कर हटा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साधन लागत पे एनएनपी, क्योंकि कि निवल जो है, निवल अप्रत्यक्ष कर का संबंध ही एक तरीके से किससे है, जब इसको हम हटाते हैं तो सीधे सीधे वो कहाँ पे चला जाता है, वो साधन में चला जाता है। यानी कि जब उस पे से टैक्स को हटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, साधन लागत पे निकल जाएगा। फिर बोले हैं कि साधन लागत पे एनएनपी बराबर ये भी होता है कि एनडीपी एट कौन से प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस, यानी कि साधन लागत पे एनडीपी प्लस विदेशी निवल आय को जब हम लोग निकालते हैं, जब ऐड करते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, साधन लागत पे एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक, तो नेक्स्ट अगर बात करें कि बाजार कीमत पर अगर एनएनपी को निकालना हो, तो बाजार कीमत पर एनएनपी को निकालने के लिए क्या करना होता है, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पे जीएनपी में क्या घटा लेंगे, हम मूल्य ह्रास को घटा लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बाजार कीमतों पे एनएनपी प्राप्त होगी। अगर हम जीएनपी को एट मार्केट प्राइस पे देखेंगे तो क्या है, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस क्या करेंगे, विदेशी निवल आय को जब हम निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। फिर अगर हम लोग देखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधे सीधे उसमें क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर जोड़ के और सब्सिडी हम लोग निकाल देंगे, यानी कि निवल अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फिर इसमें एक और चीज है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साधन लागत, यहाँ क्या दिया कि साधन लागत पर एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि साधन लागत पे एनएनपी का मतलब क्या होता है कि साधन लागत पे अगर है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर भी हट गया, साथ ही साथ उसमें क्या हो गया, जो मूल्य ह्रास भी घट गया। तो अप्रत्यक्ष कर हटा तो जो उत्पाद जो हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, वो हम कर पे तो नहीं निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, हम उत्पाद पे निकाल रहे हैं। उत्पाद में कौन सा उत्पाद, यानी कि सेवा और वस्तुओं के उत्पाद पे। तो हमें कुल मिला के किस चीज पे निकालना है, तो वस्तु और सेवा को उत्पाद पे निकालना है, ना कि टैक्स पे निकालना है। तो उसमें से हम जब अप्रत्यक्ष कर को हटा ही दे रहे हैं, तो केवल क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है केवल क्या, तो उसका जो साधन लागत पे जो चीजें खर्च हुई है वो मिल रहा है। फिर उस साधन लागत में से हम अगर ये भी घटा दे कि ये उसका भैया जो मूल्य ह्रास हुआ है, यानी कि उसमें से कुछ हमें अलग से भी खर्चा हुआ उसको भी हटा दे, तो मूल रूप से हमें क्या मिल जाता है, मूल रूप से हमें मिल जाता है सीधे सीधे क्या मिल जाता है कि हमारा जो आय है सीधे सीधे तौर पे एग्जैक्टली कितना हुआ है। तो साधन लागत पे जो हम एनएनपी निकालते हैं, तो उसी साधन लागत पे एनएनपी को हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं राष्ट्रीय आय, और इसको बहुत बार ये पूछा गया है। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही है, और इसी के साथ जो हमारा जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और आगे हम फिर से अगले चैप्टर को या फिर एक नया चैप्टर को लेकर के हम लोग आएंगे। बाय द वे, इसमें यदि कोई कमी आपको दिख रही हो या किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो या वीडियो अच्छा हो, तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। और यदि आपके लिए बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।
चलिए इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।